नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और मेरे इस चैनल पे। आज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अंत तक जरूर दिखेगा। इसकी बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज कुछ भी मिस हो सकता है जिसको समझने में भी दिक्कत हो सकती है। और एक बार और कहना चाहूँगा, अगर जो आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको मेरे रेगुलरली वीडियो आप तक मिलते हैं। और हाँ, ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, जिससे उनको वैल्यूएबल जानकारी उनको भी मिल सके। आज मैं बात करने वाला हूं कि झूठे मुकदमे, जो 498A के जो झूठे मुकदमे हैं, दहेज प्रथा जिनको कहा जाता है, आखिर उनसे कैसे बचा जाए। पत्नी के द्वारा अगर जो झूठे मुकदमे अगर जो फाइल कर दिए गए हैं या कंप्लेंट कर दी गई है हस्बैंड के खिलाफ, तो या हस्बैंड के रिश्तेदारों के खिलाफ, तो उनसे कैसे बचा जाए। मैं इन्हीं के कुछ रास्ते बताने वाला हूँ, आखिर आपको बेनिफिट कैसे मिल सके। पत्नी द्वारा जो झूठा मुकदमा फाइल किया गया है या कंप्लेंट की गई है, उससे कैसे बचा जाए या उसको कैसे क्वैश कराया जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको याद होगा अभी जल्दी में हाल ही में सुशांत सिंह का जो केस हुआ है, उसकी एफआईआर कहाँ दर्ज हुई थी। उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी बिहार में, और केस कहाँ घटित हुआ था, यानी कि जो घटना कहाँ घटित हुई थी वो मुंबई में। उसी तरीके से पत्नी समझदारी करके मुकदमा जो है, जो वाद है, जो कंप्लेन है, वो अपने मायके में दर्ज कराती हैं, जिससे पति को परेशान होना पड़े। 1000-2000 किलोमीटर या 500 के आसपास जो भी है ससुराल अगर जो दूर है, तो हस्बैंड को वहाँ से आना जाना पड़े, अप एंड डाउन करना पड़े, ट्रैवलिंग चार्जेस बढ़ा, ट्रैवलिंग में वो परेशान हो जाए। मेन मोटिव होता है हस्बैंड को कैसे परेशान किया जाए। तो हस्बैंड को परेशान करने का मोटिव होता है कि अपने मायके में मुकदमा दर्ज कराएं, ट्रायल उसका वहाँ चलेगा, विवेचना उसकी वहाँ होगी। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताना चाहूँगा, अगर जो पत्नी ने अपने मायके में अगर जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, घटना घटित हुई है ससुराल में, मायके में हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता नहीं है, तो मायके में रिपोर्ट दर्ज करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्योंकि पुलिस मायके में रिपोर्ट इसलिए दर्ज कर ली जाती है, उसको 0 एफआईआर में दर्ज करके उसको रखे रहती हैं। और अगर जो उसमें अगर जो कार्यवाही अगर जो होती है, तो उसको जहाँ से संबंधित घटना होती है, उस घटना वाले वहाँ का जो लोकल थाना होता है वहाँ भेज दी जाती है। लेकिन अगर जो पत्नी ने झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है, तो उसके बाद पति को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे मैंने ये देखा है कि अगर झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस उसमें विवेचना करती है, विवेचना करने के बाद चार्जशीट फाइल कर देती है कोर्ट में। तो हस्बैंड की तरफ से जो चार्जशीट फाइल कर दी गई, जो आरोप लगा दिए गए हैं उसके ऊपर या उसके रिश्तेदारों के ऊपर, उसको एक्सेप्ट करके आगे न जा करके उसी पे आगे ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल शुरू होने से पहले हस्बैंड को अपने और अपने रिश्तेदारों की तरफ से डिस्चार्ज मूव करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मुकदमा झूठा लिखाया गया है, तो सबसे पहले डिस्चार्ज मूव करना चाहिए। डिस्चार्ज मूव करने का मतलब ये है कि आपके द्वारा जो आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप झूठे हैं, उनको बेबुनियाद है, खारिज कर दिया जाए। लेकिन आमतौर पर ये होता नहीं है। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी, उसी पर ट्रायल शुरू हो जाता है। कोई अगर जो एडवोकेट है, कोई उस हस्बैंड को सलाह दे देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो हो जाता है। अदरवाइज जनरली तौर पे 70 या 80% में मैंने ये केसेस में देखा है कि 498A में डिस्चार्ज मूव नहीं होता है। लेकिन डिस्चार्ज मूव करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपको ट्रायल होने से पहले अगर जो आप सेटिस्फाई कर ले जाते हैं कोर्ट को कि झूठा मुकदमा है, तो मुकदमा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे ट्रायल नहीं शुरू हो पाएगा। दूसरी बात, घटना घटित हुई है ससुराल में, रिपोर्ट दर्ज हुई है मायके से। ये ध्यान देने वाली बात ये कि अगर जो घटना जहाँ घटित हुई है, इन्वेस्टिगेशन वहाँ से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसका लोकल थाना होता है, वहाँ उस पर सारे रिश्तेदार और सारे हस्बैंड है इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एक्यूज्ड वहाँ रहता है, घटना वहाँ घटित होती है, हाँ पत्नी भी वहाँ रहती थी। अब ये उसका बेनिफिट है, अब वो मायके में आ गई है, तो अपने मायके में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पहले तो 0 एफआईआर में दर्ज होती, लेकिन अक्यूज्ड को बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, तो अक्यूज्ड वहाँ आ जाती, फिर उसको रजिस्टर्ड एफआईआर कर दिया जाता है, फिर चार्जशीट वहीं से फाइल हो जाती। लेकिन सबसे पहले ये है, हस्बैंड को अपने जो मुकदमा है उसका जो विवेचना हो रही, उस विवेचना को अपने लोकल थाना में जहाँ वो रहता है वहाँ उसको ट्रांसफ़र कराना चाहिए। अगर विवेचना वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है, तो सबसे पहली बात, हस्बैंड को जो अननेसेसरी 100-150 किलोमीटर जो ट्रैवलिंग करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, अननेसेसरी बर्डन नहीं बियर करना पड़ेगा। अननेसेसरी रिश्तेदारों को, जाहिर सी बात है पत्नी अकेले हस्बैंड को तो नाम लिखाती नहीं, उसके रिश्तेदारों को, जेठ जिठानी जो भी उचित समझते हैं। और पत्नी ज़्यादातर ये करती हैं, जो दूर दूर भी रिश्तेदार रह रहे हों, कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन कहीं दूर रह रही है, केवल रिश्तेदार है इस ग्राउंड पे उसको भी उसी में नाम लिखा लिया जाता है, क्योंकि परेशान करने के लिए, हरेसमेंट करने के लिए। अब अगर जो एफआईआर में नाम दर्ज कर दिए गए हैं, तो उनको तो नाम काटने के लिए सबसे पहले आपको अपने लोकल थाना में उस आईओ को, जो पत्नी के मायके से जो आईओ जो उसकी विवेचना कर रहा है, तो उसको वहाँ से
अपने लोकल थाना में जहां हस्बैंड रिसाइड कर रहा है, जहां पर उसके रिश्तेदार रिसाइड कर रहे हैं, वहां उसको ट्रांसफ़र कराना चाहिए। वो अभी हाल ही में मैंने कई केसेस में ट्रांसफ़र कराया है जिसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसमें हस्बैंड को बेनिफिट मिल जाता है और सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो पाती है। नया मामला आता है, एक मैंने और ये देखा है, हस्बैंड जहाँ रहता है वहाँ पे विवेचना नहीं हो पाती है, उसके मायके में होती है विवेचना, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। अच्छा, इसमें पुलिस वालों को एक अहम रोल अदा करने का मौका मिलता है। पुलिस में अपनी अहमियत जताने के लिए दोनों लोगों से अनुचित व्यवहार करती है और अनुचित तरीके से पैसे का लेन देन हो जाता है। रिश्तेदारों का नाम हटाने के लिए, क्योंकि उनके पास पुलिस के पास ये पावर मिल जाती है, जांच करने की पावर होती है कि किसका उसके नाम रखे, किसका उसका नाम हटा दें। मान लीजिए 4 रिश्तेदार हैं हस्बैंड के, अब वो हस्बैंड से 1-2 रिश्तेदार को रख लेते हैं, बाकी अगर 2 रिश्तेदारों को हैं तो उसमें बहुत लंबा पैसों का खेल हो जाता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2-2 लाख तक के मामले मैंने देखे हैं जिसमें एक नाम हटाने के लिए पुलिस इतना तक पैसा लेने को तैयार रहती है और लोग देते भी हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को सर्वाइव करना है, क्योंकि ये मालूम है कि मुकदमा तो झूठा लिखाया गया हुआ है। हम हस्बैंड हैं, हम तो चलिए खुद थोड़ा बहुत परेशान भी हो लेंगे, बीवी मेरी है, लेकिन रिश्तेदारों को अननेसेसरी परेशान नहीं होना देना चाहते हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए पुलिस को जो भी पैसा मांगती है उनका मुंह मांगा पैसा देना पड़ता है। नहीं करने पर पुलिस रिश्तेदारों को भी यह मौका मिल जाता है और 2 रिश्तेदारों को पत्नी के कहने पर भी उनको भी उसी नामजद चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। अच्छा, एक और तरीका है, अगर जो ये विवेचना अगर जो आपके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपके लोकल थाना में हो जाएगी, जहाँ हस्बैंड रिसाइड करता है, जहाँ की वाइफ की ससुराल है, वहाँ हो जाएगी, तो इसका पुलिस का थोड़ा दबाव कम बन पाता है, जहाँ तक मैंने देखा है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और पॉइंट आता है कि अगर जो मुकदमा झूठा लिखाया गया है तो उससे कैसे बचा जाए। तो उसका बचने का तरीका ये है कि झूठा मुकदमा लिखाया गया है, आपके पास प्रूफ हैं, नहीं भी प्रूफ हैं तब भी आप 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जो एफआईआर वाइफ ने लिखाई है उसको क्वैश कराने के लिए। इसमें 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि आप अपनी एफआईआर क्वैश करा लीजिए। अगर जो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कोर्ट को तो एफआईआर क्वैश नहीं हो पाती है। तो उसके लिए आप एक और प्रेयर कर सकते हैं कि जो हस्बैंड के रिश्तेदार हैं और जो उनके रिलेटिव हैं उनको, उनके जो नाम हैं उनको थोड़ा हटा दिया जाए या उनको स्ट्रिक्ट आउट कर दिया जाए, जिससे कम से कम लोग परेशान हो पाए। या एक और तरीका है, कोर्ट से आप प्रेयर कर सकते हैं कि हस्बैंड के रिलेटिव जो भी हैं उनको 5 है मान लीजिए, तो उसमें से 2 को हटा दिया, 3 को हटा दिया, हस्बैंड या एक रिश्तेदार को रख लिया, उसका आप ट्रायल करवा लीजिए, कम से कम लोगों में ये विवेचना हो सके। और साथ ही हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, अभी तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई है जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन को अनदेखा करे या उसको फॉलो ना करे। अगर जैसे फॉलो करता है तो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो झेलेगा। अच्छा, एक और तरीका मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जिससे आप 498 के झूठे एक केस से बच सकते हैं, क्योंकि एक कहावत कही गई है, लोहे को लोहा ही काटता है। अगर जो वाइफ ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करा है तो आपका भी ये राइट बनता है कि उसके ऊपर भी आप एक झूठा मुकदमा तैयार कराएं, क्योंकि जनरली तौर पे ये देखा है पुलिस में आप कंप्लेन करेंगे, पुलिस सुनेगी नहीं, 100% नहीं सुनेगी, क्योंकि लॉ है, सब कुछ बना हुआ है कि कोई भी फाइल आए, कोई भी एप्लीकेशन आए, पुलिस को लिखनी चाहिए, उस पर विवेचना करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है। तो सामान्यतः 156(3) सीआरपीसी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अगर जिसमें एफआईआर दर्ज हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज कंप्लेंट के रूप में केस दर्ज हो जाता है, उसमें वाइफ को समन किया जाता है, वो अपना पक्ष रखती हैं, फिर दोनों में ट्रायल चलता है। फिर और 90 केसेस में ये है कि 498 के केसेस में लास्ट में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, साल 2 साल 10 साल के बाद कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जो पहले होना चाहिए था वो बाद में होता है, लेकिन दोनों में दबाव बनाने के लिए एक मुकदमा हस्बैंड की तरफ से वाइफ या उसके घर वालों की तरफ से ज़रूर फाइल करना चाहिए, अदरवाइज आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिल पाता है, आपको रेमेडी नहीं मिल पाती है जो आप चाहते हैं। और अननेसेसरी आप 498A के झूठे केसेस में आप पड़े रहते हैं और आपकी लाइफ और आपके रिश्तेदारों की लाइफ बर्बाद होती रहती है। और 98 ऐसे केसेस में है अंत में अपन में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। 7 या 8% ऐसे हैं जिनमें सज़ा हो पाती है, अदरवाइज सारे केसेस छूट जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ जिससे आपको लाभ मिल सके। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।